हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के मॉडल पेपर 2025 के खंड बा के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने खंड बा के पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। खंड बा का दूसरे का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रकार के कथन को हम किस प्रकार से लिखकर सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा इसमें कि कौन से दो शर्तों की आपस में तुलना की जा रही है, कौन कौन से शर्त दिए गए हैं। तो क्या है, किसकी तुलना की जा रही है, पिता की आयु और पुत्र की आयु की यहाँ पर तुलना हो रही है। और हमें ज्ञात पे क्या करना है, पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो इन्हीं की आपस में तुलना हो रही है, तो इसीलिए हम पिता और पुत्र की आयु को मान लेंगे। मानने वाली चीज पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। जिस चीज की तुलना की जाएगी वहां पर हमें उसी चीज को ही मानना है, जिनकी आपस में तुलना की जाएगी उसी चीज को। ज्ञात फिर आगे कुछ भी करना हो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तुलना किसकी हो रही है, पिता की आयु और पुत्र की आयु की, और ज्ञात भी हमें यही करना है। तो सबसे अच्छा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। मान लेंगे, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष। तथा दूसरा भी मान लें हम, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल y वर्ष। अब हम क्या देख रहे हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास हो गया x वर्ष और y वर्ष। अब जो शर्त दिया गया, पहला शर्त क्या कह रहा है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो प्रथम शर्त से हम यहाँ पर लिख लें और एक एक चीज को निकाल लें। अर्थात 20 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी और पुत्र की आयु क्या थी, ये निकाल लें। क्योंकि 20 वर्ष पूर्व, अब हमें वर्तमान आयु मिल गई, इसके आधार पर हम निकाल लेंगे 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो क्या हो जाएगी, अब देखिए वर्तमान आयु हमें दी गई है, पूर्व का मतलब पहले, 20 वर्ष पहले की आयु हमें जानना। तो मान लीजिए अगर इस समय हमारी उम्र क्या है, इसमें हमने तो x माना है, लेकिन हम मान लीजिए इस वर्ष उम्र हमारी 25 वर्ष है। अगर अभी हमारी वर्तमान उम्र कितनी है, 25 वर्ष, और हमसे कोई पूछ रहा है 2 साल पहले आपकी उम्र क्या रही हो या 5 साल पूर्व आपकी उम्र क्या थी, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमने माना था कि 25 वर्ष हमारी वर्तमान उम्र, लेकिन अब ये प्रश्न में हमने क्या मान रखा, x वर्ष। तो x में से भी हम क्या करेंगे, जितने वर्ष पूर्व के हम निकाल रहे हैं उतना हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो x माइनस 20 वर्ष, x माइनस 20 वर्ष, 20 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, x माइनस 20 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा, जब भी पूर्व या पहले की बात की जाएगी तो पूर्व या पहले की उम्र ज्ञात करने के लिए वर्तमान उम्र से हम उतना कम कर देंगे। और इसी प्रकार से, तो 20 वर्ष पूर्व हम किसकी बता सकते हैं, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y, तो y माइनस 20, y माइनस 20 वर्ष। ठीक, दूसरा क्या कह रहा था, दूसरी बात हमसे क्या की गई, अब 20 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु में प्राप्त हो चुकी है, और फिर हमसे किसकी बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु, इनके साथ तुलना की गई। तो 4 वर्ष पहले की भी हम 4 वर्ष बाद की भी आयु ज्ञात कर ले। तो 4 वर्ष पश्चात
सॉरी 2 बार वर्ष हो चुका है। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु, पिता की आयु। अब हमें बाद की उम्र बताना, तो बाद की उम्र हम कैसे बताएंगे, वर्तमान उम्र में उतना हम प्लस कर दें। तो वर्तमान उम्र हमारा x है, तो x प्लस 4 वर्ष, x प्लस 4 वर्ष। और ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व, वो 4 वर्ष पश्चात, हम क्या निकाल रहे हैं, पश्चात की उम्र। तो 4 वर्ष पश्चात, पश्चात अर्थात बाद, 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास, तो x माइनस x प्लस 4 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे, पूर्व या पहले की आयु के लिए हम माइनस करेंगे और पश्चात या बाद में कही गई उम्र के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम प्रथम शर्त को देख लें। अब हम इनके साथ जो शर्त दिया गया उसको हम लागू कर सकते हैं। तो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा था, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो कि है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु क्या कहा गया, 20 वर्ष पूर्व। देखिए जो कहा गया उसे हम नोट कर लें। यहां पर क्या कहा गया, 20 वर्ष पूर्व। प्रथम शर्त में क्या कहा गया, 20 वर्ष पूर्व, ठीक। या ऐसे ही ले लें, सीधा हम समीकरण कोई बनाए, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु क्या हमने निकाल ही रखा, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 20, तो x माइनस 20 प्रथम शर्त में कहा गया। और ये बराबर होगा किसके, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 20, तो y माइनस 20 का क्या था, 4 गुना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर दें, ठीक। केवल किसमें, पुत्र की आयु में, क्योंकि 4 गुनी थी पिता की आयु पुत्र की आयु की। अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 20 इक्वल 4 का गुणा कर लें, तो 4 का गुणा y के साथ, तो 4y माइनस 20 चौक 80। 4 का गुणा 20 के साथ हुआ तो कितना हो गया, 20 चौक 80। आगे चले देखें, इम्प्लाइड डेट x यहाँ पर हमें दिया गया, 4y को भी, x और y को एक साथ कर लें तो x माइनस 4y, y इधर क्या है प्लस के रूप में, इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो x माइनस 4y इक्वल, यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, माइनस 80। और किसको हम लाए, माइनस 20 को इधर भेज दें, तो माइनस 20 इधर क्या, इधर माइनस में 20, इधर जाकर क्या होगा प्लस, पक्षांतर करने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 20। इंप्लाइड दैट x माइनस 4y, x माइनस 4y इक्वल, अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दे, 80 में से 20 गए 60, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस 60। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार हम द्वितीय शर्त को देखें, तो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हमारा, द्वितीय शर्त से, तो अब द्वितीय शर्त क्या कहा है, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु से दुगनी थी, दुगनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष पश्चात, अब देखिए पिता की आयु क्या है 4 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 4 है, तो x प्लस 4, x प्लस 4 ये इक्वल होगा किसके, पिता की, पुत्र की आयु की दुगनी। तो पुत्र की आयु क्या है, y प्लस 4, और इसका हमें क्या करना होगा, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर लें, तो इंप्लाइड डेट क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 इक्वल 2 का गुणा y के साथ होगा तो 2y, और प्लस 2 चौक 8, पक्षांतर कर दें यहां पर भी, तो इंप्लाइड डेट क्या हो जाएगा, x प्लस 4, अर्थात 4 को रहने दें हम, क्या 4 को उधर पक्षांतर कर दें, 2y को इधर ले आए, तो 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y, और इक्वल 4 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या है प्लस 8 है, पहले से बचा है, और 4 जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 4। तो इस प्रकार से इधर देख ले थोड़ा सा, क्या हो जाएगा x माइनस 2y, इंप्लाइड डेट बचा क्या हमारे पास, x माइनस 2y, और दूसरी चीज बराबर में क्या आ जाएगा, 8 में से 4 ये 4, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y
इक्वल -60 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल 4। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लें। तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि x के गुणांक समान है, और जब गुणांक समान होते हैं, गुणांक बिल्कुल समान और चिन्ह के साथ समान हो, तो हम समीकरणों को घटा दें। और अगर चिन्ह विपरीत हो गुणांक के यहाँ पर चिन्ह क्या, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरणों को। और यदि चिन्ह विपरीत होंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ दें। तो यहाँ पर क्या चिन्ह समान है, तो इसीलिए हम समीकरण को घटा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इक्वल -60 और दूसरा क्या था x माइनस 2y और इक्वल 4। अब हम समीकरण को घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस में है, दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं इसीलिए दूसरे का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब पहली संख्या प्लस में है x और दूसरा नीचे माइनस में, तो ये कट जाएंगे। और यहाँ पर क्या है 4 माइनस में और 2 प्लस में, तो दोनों के चिन्ह विपरीत है तो आपस में ये घट जाएंगे। तो 4 में से दोगे 2y, 4y में से 2y निकल गया तो कितना बचा 2y, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है -4 है, तो इसीलिए हम क्या चिन्ह लगाएंगे माइनस। और इक्वल यहाँ पर क्या होगा, दोनों के चिन्ह हम देख रहे हैं समान हो चुके हैं। -60 और 4 भी क्या हो गया माइनस में, तो चिन्ह समान है और समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 60 और 4 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा -60 4 64। इस प्रकार से माइनस कैंसिल, और y इक्वल क्या हो जाएगा 64/2, ठीक। और y इक्वल 2 से हम भाग देंगे 64 में, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, तो y इक्वल 32, अर्थात y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 32। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, तो y का मान हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और y का मान हम समीकरण 1 में भी। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम किसका लगाएंगे गुणे, और y का मान कितना 32 और इक्वल 4। अब इम्प्लाइड दैट x माइनस 32 गुना 64 और इक्वल 4, 64 को उधर भेज दें तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 पहले से 64 जाएगा तो माइनस इधर, उधर जाकर प्लस, तो x इक्वल क्या हो गया हमारे पास 68, ठीक। तो अतः हमें ज्ञात क्या करना था, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो हमने पिता की वर्तमान आयु को x माना था और पुत्र की वर्तमान आयु को y, तो इसलिए x और y के मान प्राप्त हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु इक्वल कितना आया है, वर्तमान आयु क्या माने थे x और x का मान है 68, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 68 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु को हमने कितना माना था y, और y का मान कितना आया है 32। तो ये हो गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल पूरी तरह समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिएगा और खुद लगाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल को देखने के बाद खुद लगाएं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे का दूसरा प्रश्न। क्या है प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा, नंबर देखिए ध्यान से।
दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। समीकरण क्या है? रूट हल कीजिए। समीकरण क्या हमारे पास? रूट 4x - 3 प्लस अंडर रूट 2x + 3 = 6। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से समीकरण दिया गया हमें। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण में समानित करके इसे हल करना है, अर्थात x का शून्य ज्ञात करना है। ठीक, अर्थात द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। सॉल्व करें इसे। अब देखिए पहले क्या कहा इसने? द्विघात समीकरण के रूप में इसे समानित कर लीजिए, मतलब पहले इसका हमें दो घात समीकरण बनाना। प्रश्न क्या है? चूंकि अंडर रूट 4x - 3 प्लस अंडर रूट 2x + 3 = 6। इस समीकरण को हमें सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण का रूप बनाना है, और उसके बाद हमें इसमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाएंगे। इम्प्लाइड दैट, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है? रूट है दोनों तरफ, और इस तरफ संख्या पर रूट नहीं है। तो हम क्या करें? रूट को समाप्त करने के लिए हम एक संख्या को दूसरी तरफ भेज दें, चाहे इस रूट वाली संख्या को इधर पक्षांतर कर दे या फिर इसको पक्षांतर कर दे। तो चलिए देखते हैं। रूट 4x - 3 = 6, ये प्लस में है तो इधर जाकर अंडर रूट क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस रूट 2x + 3। ठीक, अब क्या करना होगा? हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। लिख लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो चलिए देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें तो क्या होगा? रूट 4x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल 6 माइनस रूट 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब हम देख रहे हैं इधर क्या है? वर्ग पूरी संख्या का रूट है, इधर पूरी संख्या के रूट का वर्ग है, तो वर्ग रूट से समाप्त हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? 4x - 3 इक्वल, यहां पर हम देख रहे हैं ये क्या बन चुका है? a - b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर इसी प्रकार से तो बना, इसको हम a कहेंगे और इस पूरे पक्ष को हम क्या कहेंगे? b। तो a - b का होल स्क्वायर, और होता क्या? a² + b² और माइनस 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस 2ab। इसको इसी पर हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? a² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b², तो b² का मतलब रूट 2x + 3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है? माइनस 2ab। तो 2 गुणे a का मतलब 6 और गुणे b का मतलब रूट 2x + 3। ठीक, 2x + 3। आगे इंप्लाइड दैट क्या हमने देखा? a का स्क्वायर, यहां पर अंडर रूट इसका वर्ग को समाप्त करता है, तो क्या बचा हमारे पास? 4x - 3 इक्वल 6 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, अब 4x - 3 इसको ऐसे ही लिख लें इक्वल, यहां पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर 6 × 36 और प्लस यहां पर भी सेम उसी प्रकार से रूट स्क्वायर को समाप्त कर देगा, तो क्या बचेगा? 2x +
3 और माइनस 2 छक 12 रूट 2x प्लस 3। ठीक, 12 रूट 2x प्लस 3। अब क्या होगा, इम्प्लाइड दैट जो संख्या आपस में जुड़ जाए उन्हें जोड़ लें, तो 4x माइनस 3 या 2x इधर से हम पक्षांतर कर लें, 4x माइनस 3 पहले से दिया और 2x यहाँ पर तो जुड़ नहीं सकता किसी के साथ, क्योंकि कोई भी x में चरपद नहीं है। तो हम 2x को इधर पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x और इक्वल 36 और 3 आपस में जुड़ सकते हैं, अचरपद है, तो 36 और 3 39। ठीक, और माइनस 12 रूट 2x प्लस 3। अब इम्प्लाइड दैट देख रहे हैं 4x में से 2x घट जाएगा। ठीक, समान सजातीय पद ही आपस में घटेंगे या जुड़ेंगे, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचा 2x और माइनस 3। और यहाँ पर 39 प्लस में है, इसे इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस 39 और इक्वल क्या बचा माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3। अब हम देखें इस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 2x x वाला कोई भी पद नहीं है तो हम इसे ऐसे ही लिख लें 2x और माइनस 3 माइनस 39 दोनों समान चिन्ह में है, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस 39 और 3 42 इक्वल यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही लिख लें माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3। फिर हम देख रहे हैं अभी भी अंडर रूट हमारा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो लिख लें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए देखते हैं, अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर वाले पक्ष का 2x माइनस 42 का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पर क्या है माइनस 12 रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इम्प्लाइड दैट आगे इधर देख लें, चलिए यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन रहा है फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे उसी पर तोड़ दें, तो इम्प्लाइड दैट a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पर कौन दिया गया हमें 42, तो 42 का होल स्क्वायर a माइनस बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुणे a का मतलब 2x और गुणे 42 b और इक्वल क्या हो जाएगा, इधर का हो चुका। पहला पक्ष हमारा क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहला पक्ष समाप्त हुआ। दूसरे वाले को देखें तो दूसरा क्या है माइनस 12 रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 12 का वर्ग हो जाएगा और रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस और 12 का गुणा 12 में 12 का गुणा 12 में, अर्थात हमें क्या दिया गया माइनस 12 रूट 2x प्लस 3 और इसका वर्ग है तो इसका गुणा 2 बार होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है उस संख्या का 2 बार गुणा, तो 2x प्लस 3। वर्ग का तात्पर्य क्या है, किसी संख्या पर घातांक का क्या अर्थ होता है कि उस संख्या का उतनी बार गुणा, तो 12 रूट 2x प्लस 3 का 12 रूट 2x प्लस 3 में गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 12 का गुणा 12 में, 12 का गुणा 12 में गुणा कर ले, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2 और फिर 1 दूना 2 और 1 इक्कम 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 और फिर 1 144। तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, 144 हो गया। 12 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 144 और यहाँ पर क्या होगा रूट का गुणा जब रूट में होता है और रूट के अंदर संख्या समान हो, अगर रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट हट जाता है और संख्या को गुणे के रूप में लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 144 इंटू 2x प्लस 3। तो यही चीज हम लिख लें, क्या हो जाएगा 144 और इंटू 2x प्लस 3
ठीक, आगे देखें, इधर वाला भी हो गया। अब 2x का होल स्क्वायर, तो हमने क्या कहा था, जिस संख्या पर जितना घात उस संख्या का उतनी बार गुणा, तो 2x गुणे 2x, तो 2 दूना 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर भी निकाल लें, तो 42 का स्क्वायर है, क्या दिया गया दूसरा 42 का स्क्वायर, तो क्या होगा 42 गुणे 42, 42 गुणे 42 गुणा कर लें, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा 4, 8 8 16 के 6, हासिल 1, 6 और 1 7 और फिर 1, तो 1764, तो 42 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 1764, और माइनस क्या दिया गया है 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x और गुणे 42, तो 2 का गुणा पहले 2 के साथ, 2 दूना 4, 2 दूना 4x, और 4x का गुणा किसके साथ करना होगा हमें 42 के साथ, मतलब 42 का गुणा हम किस में कर लें 4 में कर लें, x को हम लिख लेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168x माइनस 168x इक्वल, यहाँ पर भी निकाल लें, गुणा करने में हम ध्यान से करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर गलत हुआ, हमें माइनस या प्लस में भी दिक्कत हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखें, 144 का गुणा 2 के साथ, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 इक्कन 2, 288x, और प्लस 3 के साथ कर ले, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 और 3 इक्कन 3 और 1 4, 432, ठीक। अब देखें इम्प्लाइड दैट, फिर हम पक्षांतर कर लें और सभी का कर लें इसी तरफ, तो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में और कोई पद नहीं है, तो प्लस 1764 और माइनस 168, इधर वाला हो गया, फिर इसको इधर लाया तो 288 इधर प्लस में, इधर आकर क्या होगा 288x माइनस में 288x माइनस 288x, और फिर 432 भी प्लस में है, तो बराबर की इस तरफ आने पर माइनस, तो माइनस 432 इक्वल, अब हमने कोई भी पद इधर छोड़ा ही नहीं है दूसरे पक्ष में, तो क्या हो जाएगा इक्वल 0, ठीक, इम्प्लाइड दैट। अब 4x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, x स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है, तो इसे ऐसे लिख ले 4x स्क्वायर प्लस, दूसरा हम x के घाते 2 को लिखे, x के घाते 1 को, तो क्या हमारे पास 168x और माइनस 288x, दोनों संख्याएं किस में है माइनस में है, तो माइनस समान चिन्ह आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लें 168 और कितने को जोड़ना है 288, तो जोड़ दें क्या हो जाएगा 8 8 16 के 6, हासिल 1, 8 6 14 और 1 17, 17 के 7 हासिल फिर 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, 476, 8 8 16 के 6, 8 6 14, 14 और 1 15, सॉरी 14 और 1 15 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, 456 होगा। तो हाँ जोड़ते वक्त ध्यान रखेंगे जी ध्यान से, तो क्या हो गया, और दोनों के चिन्ह माइनस में है तो इसलिए क्या आएगा माइनस 456 एक्स, माइनस 456 एक्स। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा 1764 प्लस में है और दूसरी संख्या हमारी किस में है माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह आपस में घट जाते हैं, तो हम यहाँ पर 1764 से क्या घटा दें 432 को माइनस कर दें, तो 4 में से 2 गए 2, ध्यान से आपकी बार गलती नहीं होनी चाहिए, और 6 में से 3 गए 3 और बचा क्या 7, 7 में से 4 गए 3 और फिर 1, 1332, तो 1764 में से हमने क्या घटा दिया 432 को, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1332 माइनस 1332 और इक्वल 0, ठीक। अब हम देख रहे हैं ये सभी संख्याएं 4 से समाप्त हो जाएंगी, 4 से 4 में भी हो सकता है, 4 से 456 भी कट जाएगा और 4 से 432 भी, तो हम 4 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 से इसमें भाग कर दें
तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 से 456 में हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक, 5 उतारे 4 एकम 4, एक बचा 16, 4 चौक 16, तो 114x, 114x माइनस 4 कामन लिए हैं तो फिर 4 से भी भाग हो जाएगा, फिर 4 से भाग इसमें 4 1332 में, तो 4 से 1332 में भाग दे दें, 4 तियां 12, क्या बचा हमारे पास 1, 3 उतारेंगे 4 तियां 12, क्या बचा 1, 4 तियां 12, तो हमारे पास समाप्त हुआ और आया क्या 333, 333 इक्वल 0। अब 4 को हमने कॉमन किया है तो 4 किस रूप में हो गया, समीकरण के साथ गुणे के रूप में, 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 114x, ठीक, और माइनस 333 और इक्वल 0। 4 इधर गुणे के रूप में, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा भाग के रूप में। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कहा था द्विघात समीकरण के रूप में, तो दो घात समीकरण में प्राप्त हो गया और कह रहा है इसको हल करके हल कीजिए, तो अर्थात इसके हमें क्या ज्ञात करना है मूल। तो अब हम मूल ज्ञात कर लें, तो देखिए किस प्रकार से होगा, द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कर दें, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, बाय मध्य पद को हम बांटें कि बाय पद के गुणनफल के बराबर हो, तो मध्य पद क्या है 114 और क्या करने पर आना चाहिए घटाने पर, तो घटाने पर आए माइनस में 114, ठीक, घटाने पर माइनस में 114 और दूसरा चीज क्या कह रहा है माइनस में 114, देखिए सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हुआ है, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 456x और 1764 में से हमने 432 को घटाया था, तो चिन्ह किसका बढ़ा है 1764 का, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक। देखिए आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर क्या होगा प्लस 1332 और अब 4 कॉमन किएंगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, समझ में आया। तो अब क्या है हमें जोड़ने पर 114 लाना है, जोड़ने पर 100 माइनस 114 है और गुणा करने पर बाय पद के गुणनफल के बराबर, तो 333 का गुणा 1 के साथ, तो क्या होना चाहिए गुणा करने पर 333 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर गुणनखंड नहीं होता, अगर ये चिन्ह गलत होता तो गुणनखंड हम ना कर पाते, दिक्कत हो रही थी ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब चलिए गुणा करने पर 333 और जोड़ने पर माइनस 114 है, तो हम देखिए दो प्रकार से 333 का हम गुणनखंड कर दें, अगर हमें संख्या नहीं मिल रही है तो हम क्या करें 333 का गुणनखंड कर दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 111 एकम 111। अब गुणनखंड में दो ही संख्या प्राप्त हो रही है तो इसी को जोड़ने पर क्या होगा 114 होगा और इसी का गुणनफल 333 होगा, बस आसानी से मिल गया हमें। तो कौन सी संख्या होगी 111 और क्या होगा 3, वो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 111 और 3। अब हमें जोड़ कर लाना है और लेकिन चिन्ह भी माइनस हो, तो माइनस चिन्ह रहेगा तभी माइनस आएगा और जुड़ना चाहिए तो दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए समान, तो क्या हो जाएगा माइनस 111 और माइनस 3। तो अब ये चीज ले ले एक्स स्क्वायर ब्लैंडेड एक्स स्क्वायर माइनस 111 एक्स माइनस 111 एक्स और फिर माइनस 3x और क्या है प्लस 333 और इक्वल 0। आगे फिर हम कॉमन कर लें, दो पक्षों से कॉमन कर लें, दो पदों से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 111 इंटू यहां से माइनस 3 कॉमन हो सकता है तो माइनस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 111, क्योंकि माइनस भी कॉमन हुआ, ठीक, तो माइनस कॉमन हुआ तो इसीलिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था तो क्या हो गया माइनस और इक्वल 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में समान पद आए हैं, तो समान पद आए हैं तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं एक बार लिख लें x माइनस 111, ब्रैकेट में समान बनेंगे तभी हम इनको एक बार लिख सकते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लें तो x माइनस 3 गुणे के रूप में, x माइनस 3 इक्वल 0। जब x माइनस 111 इक्वल 0 कैसे होगा, तो अर्थात ये गुणे के रूप में इसे भेजेंगे तो इधर भाग हो जाएगा और शून्य में भाग देने पर क्या आएगा शून्य ही प्राप्त होगा, तो इसीलिए x माइनस 111 इक्वल 0। तब
x इक्वल क्या हो जाएगा 111। तो x का एक मान ये प्राप्त हुआ, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, हम इसको भी पक्षांतर कर सकते हैं। तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसलिए अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल 111 कामा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण का मूल क्या हो जाएगा 111 कामा 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या बिंदु डाला, क्या बिंदु 3 कामा 2 कामा -2 कामा -3 और 2 कामा 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या बिंदु इतना इतना एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बनता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से। क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3 कामा 2 -2 कामा 3 और 2 कामा 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है किसी भी कारण, तो हमें तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, बिंदु 3 कामा 2 और -2 कामा -3 और 2 कामा 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए त्रिभुज कब होगा, जब क्या हो, किन्हीं त्रिभुज कब होता है, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पर यही चीज लेकर चलेंगे। इससे पहले बिंदुओं का नाम दे दें। माना बिंदु ए 3 कामा 2, बी -2 कामा 3 -2 कामा -3 और सी 2 कामा 3 है। ठीक, इन बिंदुओं का नाम दे दें कि इस बिंदु का नाम क्या है, ए है, इस बिंदु का नाम बी है और इस बिंदु का नाम सी है। तो अब हमने क्या कहा, क्या हमसे कह रहा है, क्योंकि ये बिंदु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, तो हम लिख देंगे क्योंकि बिंदु 3 कामा 2 -2 कामा -3 और 2 कामा 3, यह चूंकि बिंदु इतना 3 कामा 2 -2 कामा 3 2 कामा 3 यदि त्रिभुज बनाते हैं, बिंदु इतना इतना और इतना एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो इनकी दो भुजाओं का योग, इनकी दो भुजाओं का योग
तो इनकी दो भुजाओं का योग, अर्थात किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या हम कहेंगे, किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, इनकी किन्हीं तो इनकी किन्हीं दो भुजाओं, यहां पर होगा किन्हीं, इनकी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। से बड़ा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब देख लें, तो इसलिए हम सभी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लें। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसलिए बिंदु ए बी की दूरी, बिंदु ए, इसलिए बिंदु ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी क्या होता है, दूरी का फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डेट ए बी इक्वल क्या आएगा हमारे पास, रूट x1 माइनस x2। तो हम जानते हैं कौन कौन से बिंदु लिए हैं, a और b। तो ये हमारा x1 होगा और ये हमारा क्या होगा, y1, ऐसे ही x2 और y2। तो मान रखते हैं x1 हमारे पास क्या है 3 माइनस x2 क्या है -2, 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना लेगा, या ऐसे कर लें, सीधा चिन्ह को परिवर्तित कर दे रहे हैं। चलिए बना लीजिए, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर लें, यहाँ पर 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, y1 क्या हमारे पास 2 और माइनस y2 क्या है -3, तो -2 चिन्ह एक साथ नहीं लगाएंगे, -3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, मान रखने में गलती नहीं होनी चाहिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं x1 का मान 3 है और x2 का मान माइनस में 2 था, x2 का मान माइनस में 2 था, दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे, हमने क्या किया, छोटे ब्रैकेट का प्रयोग किया। इसलिए इस ब्रैकेट को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि होल स्क्वायर भी लगाना था हमें, ठीक। और ऐसे y1 2 है और y2 -3 है, तो इसीलिए यहाँ पर भी वही काम, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया गया। अब हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो क्या हो जाएगा, रूट क्या होगा 3 और माइनस माइनस का गुणा +2 का होल स्क्वायर, और प्लस ऐसे यहाँ पर 2 माइनस माइनस का गुणा +3 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइड दैट, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर और प्लस 2 3 5, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, 5 25 गुना 50, 5√2। 5 का जोड़ा बन रहा है, 50 को हम कैसे तोड़ दिए, 2 गुणे 25 होता है, 2 गुणे 25 अर्थात 2 गुणे 5 गुणे 5। 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 बचे 50, और 5 का जोड़ा बन रहा है, इसीलिए ये रूट से बाहर होगा, तो 5 बाहर होगा और रूट के अंदर क्या बचा 2, तो इसीलिए 5√2, ठीक। ऐसे ही हम ए बी के बीच की दूरी हो गई। इसी प्रकार ए बी इक्वल हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार क्या याद कर लें, ए बी के बाद हमारे पास कौन कौन से बिंदु हो गए, बी सी, क्या होगा बी सी, तो ये हमारा x1 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा y1, और ऐसे ही ये x2 और y2। तो हम क्या याद करने जा रहे हैं, बी सी इक्वल, तो बी सी इक्वल भी फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए यहां पर देख लें किस प्रकार से हम रखेंगे मान, तो बी सी इक्वल
बी सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट x1 अब की बार हमारे पास क्या है -2, तो -2 और x2, तो x2 हमारे पास क्या है 2, तो -2 -2 का होल स्क्वायर, x1 -x2 था, और फिर प्लस y1, तो y1 क्या हमारे पास है -3, तो -3 y1, और फिर क्या होता है y1 के बाद चिन्ह हमारा क्या है माइनस, तो माइनस लगा लें, और y2 का मान रखें, y2 हमारा क्या है 3 केवल, तो 3, तो क्या हो जाएगा x1 -2 और y1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2 2 4, तो -4 का होल स्क्वायर, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, तो 3 3 6 -6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब रूट 4 का स्क्वायर, तो -4 का गुणा किसमें होने जा रहा है -4 में, तो 4 चौक 16, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर भी होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 छठे 36, तो हमें क्या प्राप्त हो गया अंडर रूट 16 और 36 का योगफल, तो 6 6 12 के 2 और 3 1 4 और 1 हासिल 5, अंडर रूट 52। अब अंडर रूट 52 का हम देखें तो क्या होता है, अंडर रूट 52 का गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 और गुणे 13, 2 दूना 4 और 13 चौके 52, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 को बाहर कर लेंगे, या 2 रूट 13, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 13। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, बी सी इक्वल ज्ञात हो गया, इसी प्रकार ए सी क्या बचा है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो हम ज्ञात कर लें ए सी, तो ए सी इक्वल त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी ना, अगर एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या हमारे पास ए है, दूसरा बी है और फिर सी है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, और बचा क्या तब ए सी, तो ए सी इक्वल क्या होगा, ये भी वही अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दें यहां पर भी इंप्लाइड दैट अंडर रूट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब a और c के लिए x1 x2 है, तो यहां पर ये x1 होगा और ये y1, यहां पर ये x2 और y2। ठीक, तो x1 का मान क्या है 3, तो 3 माइनस x2 का मान तो 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 माइनस y1 का मान 3, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइड दैट, तो हम क्या देख रहे हैं 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर और प्लस 2 में से 3 गए -1 का होल स्क्वायर, लेकिन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -1 का भी स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो अंडर रूट 2, तो हमने क्या देखा ए बी इक्वल 5 रूट 2, ठीक, या रूट 50 और बी सी इक्वल रूट 52 और ए सी इक्वल रूट 2। तो अब हम किसी भी दो भुजा का योग करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, ऊपर देख लीजिए, अपना नोट कर चुके होंगे, ऊपर देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं हमने क्या कहा था दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि दो भुजा का योग क्या लिख लें, इसी सवाल को आगे देखें, क्योंकि दो भुजा का योग त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः बिंदु ए बी सी, अतः बिंदु ए बी और सी, बिंदु ए बी और सी एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हमसे क्या पूछा था आगे पूछा हमसे यदि हाँ, तो हमने कहा हाँ त्रिभुज बनाते हैं,
तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार का ये त्रिभुज भी बनाएंगे। ठीक, तो देखिए तीनों मान ध्यान है ना, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि ए बी इक्वल हमें क्या प्राप्त हुआ है 50 ऋण 50, बी सी इक्वल ऋण 52 और ए सी इक्वल क्या प्राप्त हुआ है √2। तो इसमें दो भुजा हम देख रहे हैं ए बी और ए सी, छोटी भुजा है तो इन दोनों का वर्ग कर लें। तो चूंकि ए बी का वर्ग और प्लस क्या करें ए सी का वर्ग इक्वल, देखें क्या बी सी के बराबर है या नहीं है। क्यों, क्योंकि दो भुजा का वर्ग ये तीसरी, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो चीजें हमने देख लिया कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं या एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक, लेकिन और भी हम सब निकाल सकते हैं कि और क्या हो सकता है। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, इसलिए यह एक कैसा त्रिभुज है, भुजा के आधार पर यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। और भी देखें क्या हो सकता है, तो दो भुजा का योग हम कर लें, वर्गों का योग। तो √50 का वर्ग और प्लस √2 का वर्ग इक्वल बीसी का मान √52, तो √52 का वर्ग। तो इम्प्लाइड दैट √50 का वर्ग हुआ तो क्या आएगा 50, क्योंकि रूट हट जाएगा वर्ग से, और प्लस वर्ग से यहाँ पर भी रूट हट जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी हट जाएगा तो ये क्या होगा 52। तो 50 और 2 52 इक्वल किसके है 52 के। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग, क्योंकि दो भुजाओं के क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है। इसलिए अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए हमने सॉल्व किया और इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, अगर अलग अलग मान भी आ जा रहा है तो हम यहीं से भुजाओं के आधार पर ही त्रिभुज को बता देंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों
से 3 मीटर की ऊंचाई, पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। क्या कह रहा है, नदी पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंची है। तो मान लीजिए नदी पुल किनारों से, यदि पुल किनारों से, नदी नहीं कह रहा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंची है तो पुल किनारों से कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। और मान लीजिए नदी कहां पर है, यहां कहीं पर है। ये नदी है, बिंदु ए से बी तक की नदी की चौड़ाई जो कह रहा है याद करने के लिए, यहां से यहां तक की नदी है। ठीक, ए से बी तक। तो मान लीजिए ए बी हमारा क्या हो गया, पुल की ऊंचाई, और यहां पर बिंदु सी और डी है। ठीक, और सी और डी क्या है, नदी की चौड़ाई। तो अब कह क्या रहा है, ये एक धरातल है, धरातल पर नदी की चौड़ाई। बिंदु ए से इस किनारे को देखा जा रहा है। ठीक, और यहां से इस किनारे को देखा जा रहा है। नदी के दोनों छोरों को, किनारों को देखा जा रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि नदी के सम्मुख किनारों से अवनमन कोण, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि दिया है 30 और 45, तो पहले 30 लिख देंगे और फिर 45, यही गलत हो जाता है जी। ठीक, यहाँ पर इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि नदी के किनारों के अवनमन कोण, तो पहले जो कोण होगा वो बड़ा होगा, अर्थात जहां से हम देख रहे हैं उसके जो नजदीक कोण होगा वो क्या होगा, बड़ा बनेगा, और बाद वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का, और फिर 30 अंश का। अर्थात हम देख कैसे रहे हैं, यहां पर खड़े हैं पुल पर तो सीधा देख रहे हैं, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, पहले 45 अंश का। ठीक, और फिर ये कोण कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। ठीक, तो ये कैसे कोण हो जाते हैं, एकांतर कोण, इसलिए ये भी कोण क्या बनेंगे, 45 और 30 के होंगे। तो चलिए ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमारा क्या है, पुल, और पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक, मान ले इसमें, माना नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना, और सीडी ही नदी है की चौड़ाई है, तो ये हमारा x मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x मीटर। और ये दूरी को हम मान ले क्या है, पुल से नदी की दूरी क्या है, y मीटर। ठीक, तो अब चलिए देखिए क्या माना, क्या गया हमने, क्या माना, पहले माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कौन सी है जी, ये भी लिख ले। नदी की चौड़ाई किसको माने हैं, सी डी को। तो सी डी इक्वल हमारे पास कितना है, x मीटर। मीटर में सारे मान दिए गए हैं। ठीक, दूसरा क्या है, पुल से नदी की दूरी तथा पुल से नदी की दूरी, पुल से नदी की दूरी, किस दूरी की बात कर रहे हैं, ये भी लिख लें, बी से सी की, बी सी इक्वल, तो बी सी इक्वल क्या हमने माना, y मीटर। ठीक, और क्या दिया गया है, चूंकि पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, तो पुल की ऊंचाई जो कि हमें कितनी दी गई है, पुल की ऊंचाई को हमने क्या कहा, किसको कहा है, ए बी। तो ए बी इक्वल हमें कितना है, 3 मीटर। ए बी इक्वल कितना है, 3 मीटर। ठीक, और तथा अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने हैं, तो 30 अंश और 45 अंश, 30 अंश और 45 अंश। ठीक, तो चलिए निकाल लें, क्योंकि देख रहे हैं दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा बन रहा है ए बी डी।
तो हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि इसमें एक ही दूरी अज्ञात होगी। ठीक, तो ए बी सी त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से संबंध दिए गए हैं, लंब और आधार की। कौन कौन सी दूरियां ज्ञात है, लंब और आधार। तो क्या लगेगा हमारा tan थीटा। तो चूंकि tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इसलिए tan थीटा का मान 45 अंश, tan 45 अंश इक्वल लंब क्या हमारा ए बी, क्योंकि आधार कोण यहाँ पर है तो इसीलिए आधार क्या होगा, थीटा जिस बिंदु पर होगा, जिस रेखा पर, वही हमारा क्या कहलाएगा, आधार। तो इसलिए ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब कितना है, लंब कौन सा, ए बी, और अपान आधार क्या हमारा बी सी, तो ए बी अपान बी सी। tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1, और इक्वल ए बी का मान क्या हमारे पास 3, और अपान बी सी इक्वल हमने क्या लिया था y, तो बी सी के स्थान पर हम क्या रख देंगे y। इम्प्लाइड दैट y का पक्षांतर करें, y भाग के रूप में इधर आकर गुणा, तो y इक्वल कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर। y का भी मान कितना हो गया 3 मीटर। अब तथा दूसरा त्रिभुज ले लें, तथा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, ए बी डी, पूरा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में भी हम ये देख रहे हैं लंब और आधार। तो लंब और आधार अर्थात क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। यहां पर भी हम सेम तरीके से, इसलिए tan थीटा का मान कितना हमारे पास, तो थीटा का मान अब की बार क्या होगा 30 अंश, तो tan 30 इक्वल लंब कौन सा होगा फिर ए बी, लंब ए बी, और अपान क्या होगा आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा बी डी, क्योंकि हमने त्रिभुज क्या लिया ए बी डी, तो आधार क्या है बी डी, तो ए बी अपान बी डी। ठीक, ए बी अपान बी डी, तो इम्प्लाइड दैट tan 30 अंश का मान, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद कर लें, और खासकर 30 45 60, 30 45 60 बिल्कुल याद होने चाहिए। तो tan 30 अंश का मान क्या होगा 1/√3, और इक्वल ए बी क्या है 3 मीटर, और अपान बी डी कितना है, तो बी से डी की दूरी y प्लस एक्स, इम्प्लाइड दैट पक्षांतर कर लें, तो y प्लस एक्स इधर हो जाएगा, और इक्वल इधर करेंगे तो रूट जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3√3। y का मान रखने पर, तो जब हम y का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर इसलिए 3 प्लस एक्स इक्वल 3√3, एक्स जाए 3 उधर चला जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 3, अर्थात x बराबर 3 कॉमन कर लें तो √3 माइनस 1। ठीक, x का मान क्या प्राप्त हो गया √3 माइनस 1, और हमें क्या ज्ञात करना था, नदी की चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई इक्वल क्या होगा 3 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समीकरण cos स्क्वायर थीटा अपान cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3 को हल कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए
अब समीकरण को हल करने का मतलब यहाँ पर क्या आता है, हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान। समीकरण को हल करने का तात्पर्य क्या है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। अब थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें दिया क्या गया, चूंकि समीकरण क्या है, cos स्क्वायर थीटा और अपान cot स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3। अब देखिए समीकरण में यहाँ पर कुछ हमें जब दिखाई ना दे, जैसे cos है, cos कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर cot बन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो cos साइन और cos में ना होने हम किस में लाने का प्रयास करें, पहले साइन और cos में। तो ये cot अलग है साइन और cos से, इसको बदल लें, cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दे cos स्क्वायर थीटा और अपान cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा इक्वल हमने क्या पढ़ा है, तो cot थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा अपान साइन थीटा, cos थीटा अपान साइन थीटा। cot थीटा का cos और साइन के साथ क्या संबंध होता है, cos अपान साइन, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अर्थात cos स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा और इक्वल 3। आगे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट, ठीक। अब साइन को उधर हम ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा और अपान cos स्क्वायर थीटा और साइन का गुणा तिर्यक हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और अपान क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये पूरे का अपान है। अब इम्प्लाइड दैट हम जानते हैं ये ऊपर चला जाएगा गुणा बाहर का पूरे का बटा, तो इसीलिए साइन स्क्वायर का गुणा क्या होगा, cos स्क्वायर के साथ, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर किससे, इस पक्ष से भाग हो रहा है, तो अगर हम गुणा के चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या होता है, पलट जाता है, तो इस r का गुणा किसके साथ, अंश के साथ, ठीक। तो अब नीचे क्या बनेगा, अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इम्प्लाइड दैट, और इक्वल क्या है यहाँ पर 3, इसे ना छोड़े जी, इक्वल 3। अब इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दे, cos स्क्वायर थीटा और अपान और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और अपान क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो सकता है, तो इसे हम कॉमन कर लें, तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल 3। यहाँ से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा और अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, कैसे, और इक्वल क्या है 3। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा कैसे होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, सबसंख्या, क्योंकि हमने सबसंख्या पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से, ठीक। इससे हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तो ये अगर हम क्या कह रहे थे, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो जाएगा, तो इसीलिए बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा अर्थात tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपान cos, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और इक्वल 3, ठीक। स्क्वायर को हम दूसरे पक्ष में भेज दें, तो tan थीटा इक्वल क्या होगा, √3 और √3 tan कितने अंश का मान है, tan थीटा इक्वल tan कितने अंश का मान √3 है, tan 60 अंश का मान, तो इसलिए इम्प्लाइड दैट, इसलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 60 अंश, ठीक। और हमें ये ज्ञात करना था कि थीटा का क्या मान होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।